हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुगल काल में शाहजहां। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1627 से 1658 तक है। हम जो है बात करें शाहजहां की, तो इसके शासनकाल को जो है स्थापत्य कला या वास्तुकला कह लीजिए, आर्किटेक्चर कह लीजिए, उसका जो है स्वर्णिम काल माना जाता है। बेसिकली गोल्डन एज जो है आर्किटेक्चर में कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें शाहजहां की, तो उसका जो जन्म हुआ वो 1592 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। और चाइल्डहुड नेम क्या था? खुर्रम। ठीक है, हम जो कि बेसिकली बात कर चुके थे, जो हमारा पिछला टॉपिक था, ठीक है, जहांगीर का, उसमें जो है हमने बात की थी। ठीक है, तो खुर्रम जो है इसका नाम था, जो बेसिकली उसके दादा अकबर ने रखा था। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है खुर्रम का? तो खुर्रम का मतलब होता है खुशी देने वाला, क्योंकि उस समय जो है जब खुर्रम हुआ था तो अकबर जो है काफ़ी टेंशन में रहता था कि भाई इसके बाद जो है मेरे बाद कौन जो है शासक बनेगा। जहांगीर जो है अभी नशे में धुत रहता है, तो उसके बाद जो है कौन होगा? तो खुर्रम पैदा होता है। तो इसलिए जो है भाई उन्हें खुशी होती है। वो अलग बात है कि थ्रोन पे जो है बिठाया किसे जाता है? जहांगीर को ही बिठाया जाता है, अकबर उसे ही बिठाता है, पर वो जो है बहुत खुश होता है, तो इसलिए खुशी देने वाला इसका नाम रखा। ठीक है, अक्टूबर 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो वो उस समय जो है दक्षिण में होता है। अब जहांगीर ने जो है उसकी हेल्प की थी, जब जहांगीर के काल में शाहजहां ने हेल्प की थी मेवाड़ की सफलता पाने में 1615 में, जो हमने जहांगीर के टॉपिक में पढ़ा था, है ना। उसमें हमने बात की थी ना, जो राजा अमर सिंह थे उनके साथ संधि कर ली गई थी कि भाई आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे वो मुगलों का, और भू क्षेत्र जितना भी है, चित्तौड़ का किला जो है वो उन्हें दे दिया जाएगा, और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी जाएंगी कि भाई वैवाहिक संबंध बनाए या फिर कोई राजघराने से किसी व्यक्ति को भेजे यहाँ पे काम करने के लिए। तो ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी थी, वो अलग बात है। फिर भी राणा जो है अमर सिंह खुश होकर करण जो है उनका बेटा करण सिंह, उसको जो है मुगल दरबार में भेज देता है, और जहांगीर ने खुश होकर जो है राजा अमर सिंह और करण सिंह को की जो है संगमरमर की मूर्तियां बनवा के आगरा के किले में उद्यान में लगाई थी। तो ये सब कैसे हुआ था? ये सब जो है खुर्रम की सलाह पर हुआ था संधि। ठीक है, और जो अहमदनगर की संधि हुई थी जिससे हमने बात की थी, जो मलिक अंबर जो उस समय वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बन रहा था, उसको आत्मसमर्पण करवा के वहाँ की संधि भी जो है ये खुर्रम ने यहाँ की शाहजहां ने करवाई थी। तो जब जहांगीर के एक टाइम पे मेवाड़ की सफलता प्राप्त की थी, तब उसने शाह का टाइटल लिया था, और जब अहमदनगर की संधि उसने कराई थी 1617 में, तब पूरा टाइटल जो शाहजहां का था वो उसने लिया था। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि भाई शाहजहां का विवाह किन किन से हुआ या निकाह किन किन से हुआ। तो 1612 में जो है अर्जुना बानो बेगम जो है उससे जो है उसका निकाह होता है। ठीक है, जो बेसिकली कौन होती है? असफ खां की जो है पुत्री होती है। अब असफ खां कौन था? वो नूरजहां का भाई था। तो ओवरऑल जो है ये जब असफ खां की पुत्री थी अर्जुना बानो बेगम, तो नूरजहां की क्या होगी? नूरजहां की तो भतीजी होगी, है ना। जहांगीर की बीवी थी नूरजहां, इस पे हम बात कर चुके हैं। तो अब जो है सेकंड विवाह जो है मुमताज़ महल से हुआ था, जिसको बेसिकली टाइटल मिला हुआ था मलिकाए जमानी। ठीक है, उससे जो है उसके 14 जो है बच्चे होते हैं, और 14वें बच्चे जो है बेसिकली जो कि लड़की होती है, उसके जन्म के समय जो प्रसव पीड़ा होती है, उसी में जो है बुरहानपुर में बेसिकली उसकी डेथ हो जाती है 1631 में। ठीक है, तो अब जो ये 14 बच्चे उसके होते हैं, 14 के 14 तो देखो जिंदा नहीं रहते हैं, तो टोटल जो है इन 14 में से आधे बच्चे बचते हैं, वो होते हैं 7, और इन 7 में भी जो 4 होते हैं वो पुत्र होते हैं, और 3 जो हैं पुत्रियां होती हैं। तो ऑटोमेटिकली अब पता लग रहा है जब इतने सारे बच्चे हैं, तो अब आगे फिर से एक गृह युद्ध होगा शाहजहां के बाद या शाहजहां के एंडिंग टाइम पीरियड में, कि भाई अब थ्रोन पे बैठेगा कौन, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट ऑलरेडी अब भाई बैठे हुए हैं, है ना। तो अब बात करें, जब ये मुमताज़ महल थी, इसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जो है मुमताज़ महल को वहीं बुरहानपुर में ही दफना दिया जाता है। ठीक है, पर जब बाद में उसके लिए ताजमहल बनवा दिया जाता है, तो उसके अवशेष जो है आगरा के यमुना किनारे में जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है वहाँ पे दफना दिया जाता है।
तो ताजमहल जो है इसीलिए फेमस भी कहा जाता है भाई लव स्टोरी के लिए, जिसमें हम 1631 से 1653 देखें ना तो इतने वक्त में तकरीबन 22 साल जो है इसे बनाने में लग जाते हैं, जिसमें तकरीबन 20,000 लेबर जो है लगती है। अब हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल का जो मटेरियल था वो कहाँ से मंगाया गया था, उसकी लोकेशन क्या थी, तो जो मरकाना था राजस्थान में, वहाँ से वो वाइट मार्बल जो है मंगाया जाता था, जो बेसिकली हुमायूं टॉम्ब में भी लगाया गया था। ठीक है, अब वहीं हम बात करें चीफ आर्किटेक्चर कौन था ताजमहल का, बेसिकली स्थापत्यकार जो है, मुख्य स्थापत्यकार वो कौन था, क्योंकि उस समय जो है भाई जब हम देख रहे हैं 20,000 लेबर रही है तो काफ़ी सारे स्थापत्यकार भी रहे होंगे, पर जो चीफ लीड कर रहा था वो था उस्ताद अहमद लोहारी। ठीक है, इसने जो है ताजमहल, यहाँ तक कि लाल किला, जामा मस्जिद का भी डिज़ाइन इसी ने ही बनाया था, जो अब हम आगे बात करेंगे। शाहजहाँ ने और भी हम कह रहे हैं ना गोल्डन पीरियड था आर्किटेक्चर में, तो काफ़ी सारे जो है काम करवाए होंगे। तो वही जो है उसने जो बनवाया उसमें जो है लाल किला और जामा मस्जिद भी इंक्लूड था। ठीक है, अब चीफ कंस्ट्रक्टर ऑफ ताजमहल कहा जाए, बेसिकली वहाँ का जो मिस्त्री कह लो, जो प्रधान मिस्त्री है वो कौन था, तो वो उस्ताद ईसा था, ईसा। ठीक है, अब आर्ट बात करें कि उसमें कौन सी आर्ट बनाई गई थी, वो थी पित्रादूरा, जो कि एक ईरानी कला थी। ये संगमरमर के पत्थरों को तराश के बनाई जाती थी, उसमें रंग बिरंगे स्टोन्स लगाए जाते थे, पत्थरों को भरा जाता था, इसे ही जो है पित्रदूरा शैली कहा जाता था। अब क्या ये शैली सबसे पहली बार ताजमहल में इस्तेमाल हुई थी, तो इसका आंसर है नहीं। इस शैली का सबसे पहले प्रयोग हुआ बेशक मुगल काल में ही है, पर वो जो है हुआ किस में है, नूरजहाँ के जो पिता थे उनके द्वारा, नूरजहाँ द्वारा उनके पिता इमादुद्दौला के टॉम्ब में आगरा में किया गया था। ठीक है, आगे अब हम बात करें साम्राज्य विस्तार की शाहजहाँ के काल में, तो कौन कौन सा हुआ, जिसमें हम अहमदनगर की बात कर चुके हैं कि अकबर और जहांगीर ने भी अहमदनगर पे आक्रमण किया, पर पूर्ण विजय जो है नहीं पा पाए। पर 1633 में आते आते शाहजहाँ ने जो है अहमदनगर को जीत कर जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और अहमदनगर के जो अंतिम सुल्तान थे वो थे हुसैन शाह, जो कि ग्वालियर के किले में कैद कर दिए जाते हैं। आगे हम बात करें गोलकुंडा की, तो अहमदनगर के पतन से ही जो है भयभीत होकर गोलकुंडा के अल्पवयस्क शासक जो थे कुतुब शाह, उसने भी 1636 में जो है संधि कर ली, और यहाँ तक कि अपने सिक्कों में जो है शाहजहाँ का नाम भी अंकित करवाया। ठीक है, और यहाँ तक कि गोलकुंडा का जो वजीर था मीर जुमला, वो मुगल सेवा में चला गया, जो कौन था भाई, एक मोहम्मद सैयद फारसी व्यापारी था, और यहाँ तक कि शाहजहाँ के काल में कोहिनूर हीरा भी दिया गया। वहीं जो है बीजापुर जो है उस पर भी आक्रमण किया गया। आप देख रहे हो ना, ये सारे वही क्षेत्र हैं। जब हमने बहमनी एम्पायर पढ़ा था, तो बहमनी एम्पायर जब टूटता है तो जिन क्षेत्रों में वो टूटता है, जिन 5 हिस्सों में बंटता है, उसमें से ये सारे क्षेत्र वही हैं। ठीक है, जिसमें अब जो है हम देख रहे हैं किस तरीके से मुगल जो हैं इन सब क्षेत्रों पे भी जो है अपना पावर बना लेते हैं। अब 1636 की बात करें तो मुगलों ने जो है, मुगल सेना ने बीजापुर का जो सुल्तान था, सुल्तान आदिल शाह फर्स्ट, उस पर आक्रमण किया, और ये जो पुरेंदा है, गुलबर्दा है, बीगर है, शोलापुर है, इन सब पे भी जो है आक्रमण करके क्षेत्र जीत लिए। अब 1638 की बात की जाए तो शाहजहाँ जो है उसने जो इससे पहले जो कैपिटल रही थी आगरा, ठीक है, उसको शिफ्ट करवा दिया दिल्ली में। जब हमने अकबर की राजपूत पॉलिसी की बात की थी, तब भी हमने ये बात की थी कि भाई अकबर जो है ये अच्छे से जानता था दिल्ली जो कैपिटल होने वाली है, या बेसिकली दूरगामी था कि भाई कैपिटल तो आगरा है, पर दिल्ली की जो क्षेत्र है वो राजपूताना क्षेत्र है, तो इसीलिए फ्रेंडली रिलेशन बनाना ज़रूरी है। तो ये वही बात यहाँ पे आती है कि भाई शाहजहाँ जो बेसिकली कैपिटल थी आगरा, अब वो दिल्ली को शिफ्ट कर लेता है, जिसका नाम रखता है शाहजहानाबाद। अब इतिहासकारों से हम अगर उनके ओपिनियन देखें कि भाई शिफ्ट क्यों किया, तो उसमें रीज़न आता है कि आगरा में झुलसती हो रही गर्मी, इसकी वजह से जो है दिल्ली में स्थानांतरण करना पड़ा। और क्या कारण था, जो मुमताज़ महल है उसकी बाद में जो है ना आगरा में उसका मन नहीं लग रहा था, याद बहुत आती थी भाई, तो इसीलिए उसने कहा भाई जगह बदल लेते हैं, तो राजधानी बदल ली। ठीक है, आगे चल के और बात करें 1648 से 49 में, तो ईरान फारस में जो कंधार क्षेत्र था ये भी जो है इनके हाथों में आ चुका था, वो उसे भी जीत चुके थे। अब देखो ये तो एरियाज उसने वॉर के थ्रू जीत लिए,
पर जो एग्जिस्टिंग क्षेत्र थे उनमें भी कई सारे विद्रोह जो हैं शाहजहाँ के काल में देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जुझार सिंह बुंदेला है उसका विद्रोह 1628 में देख सकते हैं, जो 1635 में जाके उसे दबाया गया। ऐसे ही खान जहाँ लोधी का विद्रोह देख सकते हैं 1629 का, जहाँ ये जो अफगान सरदार था खान जहाँ लोहानी पीर खां, इसने विद्रोह कर दिया था। इसी तरह जो पुर्तगाली की उद्दंडता थी उसको उसने रोका, क्योंकि जो मुगल बादशाह था उसने पुर्तगालियों को नमक व्यापार में मोनोपोली दे दी थी, उन्हें एकाधिकार दे दिया था। पर जब उसने देखा कि भाई ये पुर्तगाली जो है उद्दंडता कर रहे हैं, तो शाहजहाँ ने 1632 में इस व्यापारिक केंद्र हुगली को जो है घेर लिया था। अब वहीं जो है मुगल का जो है सिखों के साथ भी विवाद ना बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि जब 1628 में अमृतसर के निकट शाहजहाँ का जो एक प्रिय बाज था वो उड़ के सिख गुरु हरगोविंद सिंह के पास चला गया, उनके खेमे में चला गया, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई उनके रिलेशन जो है इससे भी पहले ख़राब हो चुके थे। जब खुर्रम ने रिवॉल्ट किया था 1606 में, जो कि बेसिकली जहांगीर का बड़ा पुत्र था, तो उसने उस समय पे जो गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु, उन्होंने हेल्प की थी, तो भाई उसने दंड के तौर पे उन्हें मरवा दिया था। तो यही चीज़ की वजह से जो है सिखों के साथ पहले ही रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे, फिर ऊपर से ये हिस्सा और बन गया। और सिर्फ यही नहीं, इवन गोविंदपुर जो है जो व्यास नदी के तट पर है, उसे बसाने के प्रश्न को लेकर भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। ठीक है, अब हम बात करें भाई उत्तराधिकारी के युद्ध की, तो इसकी थी 7 संतानें, जिसमें हम देख सकते हैं भाई टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कि जहांआरा बेगम पैदा हुई, दारा शिकोह हुआ, शाह शुजा हुआ, रोशन आरा हुई, औरंगजेब हुआ, मुराद बख्श हुआ, गोहन आरा हुई। तो अब इसमें हम देखें तो भाई 3 तो लड़कियां हैं, गोहन आरा हो गई, रोशन आरा हो गई, जहां आरा हो गई, ये 3 तो लड़कियां हो गई 7 में से। तो भाई ये तो इस कंपटीशन से बाहर, क्योंकि भाई उन्हें तो बादशाह बनाना है ना, महारानी थोड़ी बिठानी है, तो बादशाह बनाना है। अब भाई सुल्तान जो है भाई रज़िया सुल्तान वाला सीन तो यहाँ होना नहीं है, तो ये तो कंपटीशन से ऑटोमेटिकली बाहर हो गई। तो अब बचे कौन? ये 4, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो इनका सपोर्ट इनकी बहनों ने किया। तो हम देखें दारा शिकोह का सपोर्ट किसने किया, तो जहां आरा ने किया, जो शाहजहां ने बेसिकली जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, फिर आता है मुराद, जिसका सपोर्ट मिला गोहन आरा से, औरंगजेब को मिला रोशन आरा से, और जो शाह शुजा है उसे किसी से नहीं मिला, क्योंकि भाई बहनें तो 3 थी ना, 4 थोड़ी थी। जब 3 यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं तो चौथी कहाँ से आएगी, है ना। तो इसीलिए जो है भाई ये जो है सपोर्ट इनका मिला, और सितंबर 1657 में शाहजहाँ जो है बीमार पड़ने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है वो देखते हैं कि दारा शिकोह का क्षेत्र उत्तर में है, गुजरात का क्षेत्र मुराद के पास है, बंगाल का क्षेत्र शाह शुजा के पास है, और दक्षिण क्षेत्र में औरंगजेब है। तो होता क्या है इस समय पे, बंगाल में जो शाह शुजा होता है ना, वो वहाँ की जो सूबेदारी संभाल रहा होता है, ये सबसे पहले खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। क्योंकि भाई बेशक जो शाहजहाँ है वो बादशाह बन के दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बता देता है, पर भाई बाकी 3 को ये चीज़ हजम थोड़े होगी कि भाई दारा शिकोह अगला शासक बनेगा, जबकि 3 ये जिंदा है। तभी तो ज़्यादातर जो बेसिकली रूलर होते थे वो क्या करते थे, जब भी उन्हें थ्रोन पे बैठना होता था तो उनके जो भी रिप्लेसमेंट में कैंडिडेट्स होते थे, चाहे वो उनके भाई हों, चाहे वो उनके बच्चे हों, भाई के बच्चे हों, जो भी हों, उन सबको मरवा दिया करते थे, ताकि आगे फिर से जो है उनका थ्रोन छीनने के लिए जो है बेसिकली विद्रोह ना हो पाए। अब जब ये तीनों जिंदा हैं तो भाई ये तो जिंदा रहते हुए अपने बड़े भाई को बेसिकली आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जो बंगाल में शाह शुजा होता है ये शुरुआत कर देता है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो फिर क्या होती है, बैटल होती है। तो बैटल ऑफ बहादुरपुर जो बनारस में यूपी बेसिकली वहाँ पे 1658 में होती है शाह शुजा की और मुगल की जो रॉयल आर्मी थी उनके साथ। तो भाई ये शाह शुजा तो यहाँ हार जाता है और ये रॉयल आर्मी जीत जाती है। और रॉयल आर्मी जो है किसके नेतृत्व में आती है, जय सिंह और सुलेमान सिंह सिख, ठीक है, इनके जो है सपोर्ट में वो यहाँ पर आती है। और ये जो शाह शुजा होता है अपनी जान बचा के जो है बंगाल में भाग लेता है कि भाई अब जान बचाओ वरना रॉयल आर्मी जो है मुगल की वो मार देगी। तो भाई देखो हम जो है अभी 1658 में काफ़ी सारी बैटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और 1659 की भी जो है काफ़ी सारी बैटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एज अ ट्रिक आप याद रखने के लिए कर सकते हैं कि भाई बहादुरपुर, ठीक है, बहादुर क्यों बनना है,
बहादुर बनना है ना, कि भाई ये बहादुर ही तो बना जो शाह शुजा है, कि भाई सबसे पहले उसने स्वतंत्र घोषित किया। अब बहादुर कैसे बना? विद्रोह करके। किसके खिलाफ? भाई रॉयल सत्ता के खिलाफ ना, मुगलों के खिलाफ। मुगल एम्पायर जो है, अपना शासक जो चल रहे हैं, अभी तो शाहजहाँ है, तो उसके खिलाफ ना। तो ये एक तरह से आप याद कर सकते हो, बैटल ऑफ बहादुरपुर किसके बीच में हुई? एक तो रॉयल आर्मी और एक शाह शुजा, और इसमें जो है शाह शुजा हार जाता है। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा लेता है औरंगजेब। वो अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करता है और वो सोचता है कि भाई अगर मैं शासक बनना चाहता हूँ तो सबसे बढ़िया प्लान तो यही है कि जितने भी भाई हैं ना, पहले तो किसी भाई से सुलह कर लो और इकट्ठे बन के अपनी आर्मी को बढ़ा कर लो, और फिर जो है मुग़ल आर्मी को भी हरा दो और बाकी भाइयों को भी हरा दो, और फिर बाद में जो है इसे मार दो, तो सारा शासन जो है मेरे हाथ में आ जाएगा। तो ये जो है कूटनीति उसने खेली। तो उसने क्या किया, औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श जो है, जो बेसिकली गुजरात का सूबेदार था, ये जिसने बाद में जो है खुद को स्वतंत्र घोषित किया था गुजरात में, उसने अपने साथ कर लिया। संदेश भिजवाया कि हम अलग अलग जाके, देखो अगर मुगल सेना से लड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीत नहीं पाएंगे। जैसे भाई शाह शुजा ने जो है कोशिश की, क्या वो जीत पाया? नहीं, क्योंकि भाई शाह शुजा के पास जो है क्षेत्र से बंगाल का है ना, वो तो वहीं का तो सूबेदार है, और रॉयल आर्मी के पास तो पूरी की पूरी सेना है, सिर्फ ये तो एक हिस्सा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो जीत नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसने ये बोला कि भाई देखो अगर हम अलग अलग जाएंगे, मुराद बख्श तू अलग जाएगा और मैं अलग जाऊंगा, तो भाई हम जो है जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम गठबंधन करते हैं, हम साथ में अपनी सेना मिला लेते हैं, और जब सेना मिल जाएगी और हम हरा देंगे, ठीक है, मुगल आर्मी को हरा देंगे, तो मुगल बादशाह बनूंगा मैं। अब भाई ऐसे मुराद बख्श क्यों मानेगा? तो उसने बोल दिया कि 1/3 जो साम्राज्य जो भी मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे, उसको मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम वहाँ के सम्राट बन जाना, तुम वहाँ के बादशाह बन जाना। तो बेसिकली दोनों जो है अपना रूल कर लेंगे। तो इस बात से संतुष्ट हो गया मुराद। तो अब जो है 1658 में ही दूसरी बैटल होती है मध्य प्रदेश में, धर्मत की। तो आप इस तरीके से याद रखें भाई, अब धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं दो भाई, तो किससे? अपनी रॉयल आर्मी से, कि कौन जीतता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं धर्मत की जो बैटल है औरंगजेब और मुराद बख्श की आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच होती है। वहीं जो अभी हमने बात की थी बहादुरपुर की जो लड़ाई है भाई, वो शाह शुजा के बहादुर होने पे, क्योंकि उसने पहली बार रिवॉल्ट किया था, और किससे? रॉयल आर्मी से, तो उनके बीच हुई। ठीक है, अब इसमें जो रॉयल आर्मी जो लीड कर रही थी, उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? कासिम खान और जसवंत सिंह, जो बेसिकली हार जाते हैं और ये दोनों जो हैं जीत जाते हैं। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद क्या होता है, जो औरंगजेब और जो मुराद बख्श हैं, उसकी सेना जीत गई, तो जसवंत सिंह जो वहाँ से ना जयपुर का किंग था, वो अपनी जान बचा के भागने लगता है। अब जब वो भागता है और जोधपुर घुसता है, तो उसकी रानी जो होती है वो उसे किले में नहीं आने देती, क्योंकि वो पीठ दिखा के आया था, और राजपूतों की ये फितरत ही नहीं होती कि वो बीच युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाए। वो बल्कि जो है अपनी जान दे सकते हैं, पर पीठ दिखा के नहीं आ सकते। तो ये चीज़ जो है उसकी रानी को नहीं भाई, इसलिए उसने उसे आने नहीं दिया। अब इसके बाद जो है, अब एक और बैटल होती है 1658 में ही, जो बेसिकली समुग्रह की बैटल थी, जो आगरा के नियर यूपी में थी। तो अब समग्र से आप समझ सकते हो ना भाई, टोटल निर्णय निकालना है। अब टोटल निर्णय क्या निकालना होगा कि भाई जीतेगा कौन, क्योंकि वो देखो रॉयल आर्मी हरा चुके हैं, एक भाई बच के जान बचा के भाग चुका है, तो अब बचा कौन? समग्र युद्ध, है ना। तो समग्र युद्ध बेसिकली अब किससे होगा? जो बेसिकली जिसे थ्रोन दिया गया है, दारा शिको और औरंगजेब और मुराद बख्श की आर्मी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। समग्र जो है, समग्र का जो बैटल है वो किसके बीच लड़ा गया? दारा शिको और औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच। अब ये भी वॉर ये जीत जाते हैं और दारा शिको हार जाता है, जिसमें अब इसके बाद जो है औरंगजेब क्या करता है? शाहजहाँ को कैद करता है, क्योंकि भाई अब इसे जो है एक निर्णायक युद्ध करना था। तो अब जो है उसने देख लिया कि शाहजहाँ ने जिसको उत्तराधिकारी चुना वो हार गया, तो भाई रॉयल आर्मी फिर से परेशान ना करे, शाहजहाँ कुछ ऐसा ट्रिक ना लगा ले, तो उसको कर लिया उसने कैद। और अब जो है उसने अपना जो है कॉरोनेशन किया। ठीक है, उसने 2 बारी जो है औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया। अब भाई राज्याभिषेक अपना करेगा तो मुराद बख्श भी तो परेशान करेगा ना,
तो यहाँ पे यही बात आती है, जनता द्वारा जब उसे बताया गया कि भाई शाहजहाँ जो है उससे मिलने आ रहा है, उसे बुला रहा है ताकि उसे मार पाए, तो उसने तो कसम खा ली कि भाई अब तो बाप को मैं पकड़ लूँगा, ठीक है, और कैद कर दूंगा, और जब तक दारा शिकोह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा मैं चेहरा नहीं देखूंगा अपने बाप का। तो ठीक है, तो पहला कॉरोनेशन करता है, उससे पहले जो है मुराद बख्श को मार देता है, क्योंकि भाई वो फिर कॉरोनेशन जो उसका कॉरोनेशन है वो करने थोड़े देगा। तो इसीलिए जो है औरंगजेब ने जब अपना राज्याभिषेक किया तो आगरा के किले में किया और मुराद बख्श को मार दिया। तो देखो अब एक भाई तो मर गया, दारा शिकोह को वो हरा चुका है, और एक भाई जो है बच के भाग गया था। अब जो बच के भाग गया था शाह शुजा, वो बाद में भी तो आ सकता था, इसलिए उसका भी पत्ता उसे ख़त्म करना था। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1659 में बैटल ऑफ खंजुआ होती है, तो जो इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में है। अब खंजुआ से आप ये आइडिया लगा सकते हो, खंजर मारना है। अब खंजर मारना है कौन, क्योंकि बचा ही कौन है भाई, दारा शिकोह तो हरा चुके हैं, मुराद को मार चुके हैं, बचा कौन, शाह शुजा ना। तो शाह शुजा को खंजर मारना है, तो औरंगजेब जो है इसमें जीत जाता है, शाह शुजा हार जाता है, और भाई वही किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर इसके बाद में अब कौन बचा भाई, देखो मुराद तो बचा नहीं, शाह शुजा बचा नहीं, अब कौन है कंपटीशन में, शाहजहाँ को तो कैद कर रखा है। अब बचा लास्ट दारा शिकोह, जो उसने कसम खाई थी कि भाई अब मैं इसे मारूंगा। तो बैटल जो है होती है 1569 में देवराय कि भाई एक तरह से आप ये मान लो अब देव कौन बनेगा, देव कौन, सर्वश्रेष्ठ कौन बनेगा। तो वो जो है अब औरंगजेब और दारा शिकोह तो जो है बचते हैं, तो इन दोनों के बीच में होती है, जो नियर अजमेर राजस्थान में होती है। इसमें भी जो है औरंगजेब जीत जाता है, दारा शिकोह हार जाता है, और इस युद्ध को जो है औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित करके बंदी बना लिया, और दिल्ली में जो है काजियों द्वारा उसको मृत्युदंड दिलवाया, और उसके शव को पूरे दिल्ली में घुमाया ताकि लोगों में डर रहे। और अपना जो है दूसरा उसने जो है कॉरोनेशन किया दिल्ली रेड फोर्ट में, फिर से जो है खुद को बादशाह घोषित किया। अब 1666 में आते आते जहांगीर जो शाहजहाँ है उसकी आगरा में ही मृत्यु हो जाती है, और उसको जो है ताजमहल आगरा में ही दफना दिया जाता है। इवन ये तक कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि शाहजहाँ का जो जनाजा था उसमें कोई भी रॉयल फैमिली का नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नौकरों के हाथों जो है शाहजहाँ को भिजवा दिया और ताजमहल में दफना दिया गया। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि शाहजहाँ के काल में क्या क्या कार्य हुए, तो हम उस पर बात करें तो शाहजहाँ ने जो है 1636 में सजदा जो पैबोस की प्रथा थी, जो एक्चुअल में अलाउद्दीन ने शुरू की थी, पर ठीक है सॉरी अलाउद्दीन ने नहीं बलबन ने शुरू की थी। एक्चुअल में जो ये सजदा पैबोस की प्रथा थी, ये जो शुरू की थी, उसको फॉलो किया था अकबर ने। अब अकबर ने उसे जो फॉलो किया उसको इसने कर दिया बंद कि भाई ये प्रथा नहीं चलेगी। यहाँ तक 3 जो थी बादशाह की तस्वीर में बेसिकली जो पगड़ी बनाई जाती थी उस पर भी उसने रोक लगवाई। यहाँ तक जो अकबर ने शुरू किया था इलाही संवत, उसको जो हिजरी संवत में कन्वर्ट कराया। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने पे प्रतिबंध लगाया। गौ हत्या को चालू रखवाया, जो अकबर ने बंद करवाई थी, जहांगीर ने शुरू कराई थी, उसी को शाहजहाँ ने भी कंटिन्यू रखा। बस खंबात में जो है गौ हत्या को बंद कराया। तीर्थ यात्रा कर जो अकबर ने बेसिकली लागू किया था उसको भी जो है इसने फिर से शुरू कर दिया। बस जो है उसने अपने साम्राज्य में सभी मंदिरों को जो है गिरा देने का आदेश दिया, पर चिंतामणि मंदिर जो था उसकी मरम्मत कराई। जो झरोखा दर्शन था अकबर ने शुरू किया था। तुलादान प्रथा थी, हिंदू राजाओं के माथे पे तिलक लगाने की जो प्रथा थी, ये सब जो है कंटिन्यू रखी उसने। आगे हम बात करें शाहजहाँ के काल में जो है दक्कन और गुजरात में भीषण अकाल आता है, इसीलिए जो है इस जो है भयकर्ता का वर्णन जो है अंग्रेजी व्यापारी जब पीटर मूडी यहाँ आते हैं वो इसके बारे में बताते हैं। अब 1634 की बात की जाए तो शाहजहाँ ने जो है मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के के विवाह पे रोक लगाई कि भाई नहीं, या तो वो कन्वर्ट करें, मुस्लिम जो है बेसिकली ये इस्लाम धर्म को कबूले, उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनवाया। और उसने ये तक कहा कि भाई अगर वो खुद की इच्छा से मुसलमान बन रहा है ना, तो उसके पिता की संपत्ति पे हिस्सेदारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी अगर वो अपनी मर्जी से जो है अपना रिलीजन ट्रांसफ़र करा रहा है। आगे बात करें शाहजहाँ के शासनकाल की, तो इसका वर्णन जो है ट्रेवेलियन, बर्नियर, मनुची इन सब ने किया। और शिक्षा के क्षेत्र में दारुल बका जो है कॉलेज ओपन करवाया,
और जो अकबर ने राजपूतों के साथ जो है अच्छे संबंध बनाने की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, राजपूत पॉलिसी, उसको राजपूतों में जो है उनके साथ विवाहित नीति जो थी शादी करने की पर्टिकुलरली, उसको इसने त्याग दिया। तो ये ऐसा पहला शासक बना जो बेसिकली, क्योंकि ये कंटिन्यू भाई अकबर ने की, जहांगीर ने की, ठीक है, पर शाहजहाँ ने इसे नहीं की। अब बात करें हम दारा शिकोह के कार्यों की, क्योंकि भाई दारा शिकोह को इसने अपना उत्तराधिकारी चुना था। वो अलग बात है कि उत्तराधिकारी चुनने के बाद भी जो है दारा शिकोह शासक नहीं बन पाता। तो उसका जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो मुल्ला शाह होता है। दारा शिकोह जो है भगवत गीता और योग वंशिष्ट जो है फारसी अनुवाद करता है, रचना अपनी लिखता है जो है मजमुउल बहरीन, और उपनिषदों का भी फारसी अनुवाद करता है सिरे अकबर में, ठीक है। अब हम बात करें स्थापत्य कला की रुचि की, क्योंकि हमने देखा भाई गोल्डन एज है आर्किटेक्चर में, तो भाई बहुत चीज़ें बनवाई होंगी। तो इस पे हम बात करें 1638 से 48 तक 10 साल तक लगा था जो है रेड फोर्ट जो है दिल्ली का, वो इसने बनवाया, जिसमें हीरा महल, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब जो है उसने बनवाया। यहाँ तक जामा मस्जिद भी इसने बनवाया। 4 जो गेट हैं वो भी उसने बनाया। जो दिल्ली गेट है बेसिकली आगरा से शाहजहानाबाद के लिए प्रवेश के लिए बना। कश्मीरी गेट जो हमें मिलता है दिल्ली में, वो दिल्ली से कश्मीर के रास्ते के लिए था। लाहौरी गेट जो है लाहौर के रास्ते के लिए, और अजमेरी गेट जो लास्ट गेट था वो दिल्ली से राजस्थान के रास्ते के लिए बनवाया। अब उसने जो है ताजमहल भी बनवाया, शीश महल भी बनवाया, मोती मस्जिद भी बनवाया, और इवन तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन भी बनवाया। और अगर हम बात करें उसकी बायोग्राफी की, तो वो जो है इनायत खान ने लिखी, जिसका नाम था शाहजहांनामा, या फिर आप कह सकते हो पातशाहनामा। तो अब जो है हमने शाहजहाँ के बारे में बात कर ली है, इवन उत्तराधिकारी के युद्ध को भी जो है पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे मुगल काल में औरंगजेब की, कि औरंगजेब का जो है शासनकाल कैसा रहता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और गुड बाय।